जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक योजना का शुभारंभ किया जिसका नाम है वन नेशन वन फर्टिलाइजर, यानी एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। इस योजना के अंतर्गत हमारे किसानों को खाद और उर्वरक आसानी से प्राप्त हो सकेंगे कम कीमत पर, और साथ ही अलग अलग कंपनियों के खाद और उर्वरक एक ही ब्रांड भारत नाम से बेचे जाएंगे। और भी क्या खास बातें हैं इस योजना को लेकर, इस बारे में ढेरों जानकारियां लेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा, कृषि कॉलेज से किसानों की बढ़ेगी समृद्धि। खरीफ प्याज किसानों के लिए ज्यादा लाभकारी और बकरी को बनाए आजीविका का जरिया। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि कोटपुतली में कृषि महाविद्यालय खुलने से कृषि शिक्षा के साथ साथ क्षेत्र के किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने में मदद मिलेगी। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने कृषि महाविद्यालय कोटपुतली में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि परंपरागत खेती अब ज्यादा लाभकारी नहीं रही है। किसानों को खेती के परंपरागत तौर तरीकों में वैज्ञानिक तकनीकों का समावेश करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि कृषि शिक्षा को मजबूती देने के लिए राजस्थान सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कोटपुतली में स्थापित कृषि कॉलेज इसका सशक्त उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कृषि कॉलेज की स्थापना से किसानों को स्थानीय स्तर पर वैज्ञानिक सलाह मिल सकेगी। फसल में लगने वाले कीट रोगों की समय पर मॉनिटरिंग संभव होगी। किसान परिवारों में कृषि शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। कार्यक्रम को कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आय बढ़ाने के लिए किसानों को मुर्गी पालन, बतख पालन, मछली पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन सहित दूसरे सहायक उद्यम अपनाने की जरूरत है। इससे कृषि पर जोखिम कम होगा। उन्होंने किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कृषि लागत घटाने के लिए किसान अपने उत्पाद का मूल्य संवर्धन करे, इससे ज्यादा कीमत मिलेगी। कार्यक्रम को महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मनोहर ने भी संबोधित किया। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय में जल्द ही किसानों की सुविधा के लिए हाइड्रोपोनिक्स, जैविक खेती, संरक्षित खेती, वर्मी कंपोस्ट और अजोला इकाई स्थापित की जाएगी। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि खरीफ में प्याज की पैदावार रबी से ज्यादा लाभकारी है। नर्सरी तैयार करने के लिए किसान उन्नत किस्मों का उपयोग करें। खरीफ प्याज की खेती को लेकर अलवर में व्यापारी किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान और विकास फाउंडेशन नई दिल्ली के कोटा कार्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्याज उत्पादक किसान और व्यापारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र नौगावा के प्रभारी निदेशक डॉक्टर MP यादव ने कहा कि अलवर प्याज उत्पादन में प्रदेश का अग्रणी जिला है। गंठी से तैयार होने वाले अलवर के प्याज की मांग देश भर में रहती है। उन्होंने कहा कि खरीफ प्याज के लिए नर्सरी डालने का ये उचित समय है। किसानों को उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए। नर्सरी डालने से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार करें, भूमि उपचार करें, नर्सरी जमीन से उठी हुई बनाएं। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र नौगावा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष यादव ने किसानों को प्याज की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी। NHRDF के डॉक्टर रजनीश मिश्रा ने संस्थान के द्वारा विकसित प्याज लहसुन की किस्मों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एग्रीफाउंड डार्क रेड एक ऐसी किस्म है जो 80 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। इसके अलावा NHRDF की एक और किस्म है लाइन 883। ये किस्म 75 दिन में पककर तैयार हो जाती है। प्याज की ये दोनों ही किस्में खरीफ प्याज के लिए उपयुक्त हैं। दोनों की भंडारण क्षमता भी ज़्यादा है। इस कारण किसानों को ज़्यादा लाभ इन किस्मों से मिलता है। कार्यक्रम को उद्यान विभाग के सहायक कृषि अधिकारी शीश मोहम्मद ने भी संबोधित किया। उन्होंने प्याज फसल में जलेबी रोग प्रबंधन के बारे में बताया।
बकरी पालन पर आयोजित प्रशिक्षण में नाबार्ड के अधिकारियों ने कहा कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं बकरी पालन से जुड़कर अपनी आय बढ़ा सकती हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा बकरी पालन पर फतेहपुर ब्लॉक में 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैंक के उद्यम विकास कार्यक्रम के तहत आयोजित इस प्रशिक्षण में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नाबार्ड सीकर के डीडीएम डॉक्टर ML मीणा ने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से उद्यम विकास कार्यक्रम के तहत बकरी पालन पर यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के कौशल सुधार के साथ उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना है। उन्होंने महिलाओं को बकरियों में नस्ल सुधार, आवास और आहार प्रबंधन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बकरी पालन व्यवसाय में जोखिम कम और आमदनी अधिक होती है। किसान 2 बकरी से यह व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। उन्होंने किसानों को बकरी पालन पर देय अनुदान, FPO गठन और बकरी पालन का भविष्य आदि विषयों पर भी जानकारी दी। कार्यक्रम को एक्सपर्ट संस्था के निदेशक विनीत छाबड़ा ने भी संबोधित किया। उन्होंने किसानों को बकरियों में स्वास्थ्य और आवास प्रबंधन की तकनीकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के भीतर छिपे कौशल को विकसित करके आत्मविश्वास का संचार करना है। 10 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। प्रशिक्षण के दौरान विषय विशेषज्ञों ने कहा कि बकरी किसान के लिए अतिरिक्त आय का बेहतर और सस्ता जरिया है। लघु और सीमांत किसान बकरी पालन को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। प्रतिभागियों को बकरी पालन, शीत ऋतु में बकरियों के रखरखाव के साथ वर्ष भर हरा चारा उत्पादन और बकरी दूध की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है आज के हमारे विशेषज्ञ सुधीर मान को। आप इफ्को में राज्य विपणन प्रबंधक हैं। सर, आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे देश में सरकार ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना को शुरू किया है। अभी एक चर्चा का विषय बनी हुई है। सर, ये योजना क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इसको शुरू करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, ये आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। जैसे परियोजना का नाम तो आपने स्वयं ही ले दिया कि एक राष्ट्र है तो उर्वरक भी एक ही होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि हमारे देश में बहुत सारे ब्रांड हैं और हमारे किसान जो हैं ब्रांड्स में भ्रमित होते रहते हैं। दरअसल यूरिया जो है उसमें 46% नाइट्रोजन होती है। अब वो चाहे इफ्को का हो, क्रिप्को का हो, किसी भी संस्था का हो, उन सभी में 46% नाइट्रोजन ही होती है। लेकिन किसान भाइयों के मन में ये भ्रांति रहती है, अलग अलग एरिया में अलग अलग कंपनी का वो यूरिया को बेहतर मानते हैं। इसी तरह से जो दूसरा खाद है DAP, उसमें भी है MOP और जितने भी खाद हैं, किसान भाइयों ने अपने मन में एक छवि बना रखी है कंपनी के नाम के ब्रांड की। जबकि होता यह है कि उनमें सभी की जो वैल्यू है, जिसमें जो न्यूट्रिशन जो होता है, पोषक तत्व होते हैं, वो सब बराबर है। जैसे यूरिया कोई भी होगा उसमें 46% नाइट्रोजन होगा और DAP में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होगा। तो भारत सरकार, अब दिक्कत ये होती है कि किसान भाई अपने ब्रांड को लेने के लिए, ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता है और वो उसी ब्रांड को काम में लेना चाहता है। तो होता क्या है कि किसान को वो ब्रांड नहीं मिलता तो वो तकलीफ़ पाता रहता है और इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ क्षेत्र विशेष में एक ब्रांड विशेष की उर्वरक की शॉर्टेज हो जाती है और कुछ में जो होता है वो अधिक हो जाता है और इससे कई तरह की जो जटिलताएं पैदा होती थी। तो भारत सरकार ये चाहती है कि हमारे किसान भाइयों को इस चीज़ से दूर किया जाए और उनकी सुविधा के लिए ये एक योजना बनाई है और अभी इस योजना का हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 अक्टूबर को ही इसको देश को समर्पित किया है। खाद और उर्वरक खरीदने जाते समय हमारे किसान भाइयों को कई समस्याओं का और किल्लतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर वे बाज़ार में जाते हैं, अपनी ब्रांड का खाद और उर्वरक खरीदने जाते हैं, तो होता यह है कि कई बार बाज़ार में वो अवेलेबल नहीं होता है। इस वजह से उन्हें दूसरी कंपनी का खाद और उर्वरक लेना पड़ता है। तो सर, ऐसी स्थिति में ये योजना क्या भूमिका निभाने वाली है? देखिए, अभी मैंने आपको जानकारी दी कि यूरिया कोई भी हो, किसी भी कंपनी का ब्रांड का हो, उसमें सभी में 46% नाइट्रोजन होती है। अब किसान को तो नाइट्रोजन देनी है, उसको इस चीज़ से ध्यान रखना चाहिए कि मुझे खेत में नाइट्रोजन देनी है यूरिया के द्वारा। तो सरकार ये कहती है कि जब सभी में बराबर यूरिया में सब में नाइट्रोजन बराबर है तो किसान ब्रांड के पीछे क्यों भागता है। तो ब्रांड से मुक्ति पाए, उससे एक नुकसान क्या होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर क्षेत्र में किसान को इफ्को का ही यूरिया चाहिए या दूसरी संस्था का ही यूरिया चाहिए, तो
सरकार को मजबूरी में उस क्षेत्र के किसानों के लिए वो यूरिया उपलब्ध करवाना पड़ता है या वो डीएपी उपलब्ध करवाना पड़ता है, भले ही उसका उत्पादन कितनी भी दूर हो। तो इससे दूर दूर तक उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश में हमारे बहुत सारे संसाधन जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। समय भी लगता है, किराया लगता है, अब रेक भर के आती है या ट्रक भर के जाएगा, डीजल भी लगेगा। और इससे क्या होता है कि कुछ क्षेत्र विशेष में एक उर्वरक है तो सही, यूरिया है, लेकिन किसान को जो ब्रांड चाहिए वो नहीं है, तो वो दूसरे ब्रांड को लेगा नहीं। और कुछ विशेष क्षेत्र में उर्वरक की कमी हो जाती है, कुछ में उर्वरक होते हुए भी आर्टिफिशियल कमी बन जाती है। हमारा सब्सिडी का भी पैसा फालतू लगता है, किराए में भी फालतू लगता है। तो भारत सरकार चाहती है कि हमारे किसान भाई इन सारी समस्याओं से निजात पाएँ और जिनको यूरिया चाहिए वो यूरिया लेके जाएं, जिनको डीएपी चाहिए वो डीएपी लेके जाएं, बजाय कि वो किसी ब्रांड विशेष का लेने के। किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि अब अलग अलग कंपनी के खाद और उर्वरक अब एक ही ब्रांड यानी भारत ब्रांड नाम से बेचे जाएंगे। सर, ब्रांड की बात करें तो अलग अलग बैग्स आने वाले हैं खाद और उर्वरक के जी। तो ये कब तक आएंगे, कब तक इसकी संभावना है? इनमें, इन बैग्स में, इन बोरियों में कैसे चिन्ह होंगे, इनकी पहचान हमारे किसान भाई कैसे करें, इस बारे में बताइए। ठीक है, अभी मैंने जैसे बताया था कि 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस परियोजना का शुभारंभ किया है। तो दरअसल शुरुआत तो इसकी हो चुकी है, लेकिन क्या होता है कि जो यूरिया डीएपी जो खाद बनता है, बड़े बड़े कारखाने हैं, इनकी लाखों टन की क्षमता होती है। तो ये समय से पहले एडवांस में इनको खाली बैग बनवा के रखने पड़ते हैं। तो सरकार ने ये भी नहीं चाहती कि वो खाली बैग जो बने हुए हैं वो वेस्ट जाएं, देश के संसाधन की वेस्टेज हो। तो सरकार ने हमें कुछ समय दिया है, 30 नवंबर तक जो है सभी संयंत्र इन नए बैग में यूरिया या डीएपी जो उर्वरक हैं, एमओपी, ये उपलब्ध करवाना शुरू कर देंगे। और इवन भारत सरकार ये भी चाहती है कि 31 दिसंबर के बाद बाज़ार में भी जिनके पास पुराना स्टॉक रखा है वो इस उर्वरक की बिक्री उससे पहले सारी हो जाए। 31 दिसंबर के बाद तो आवश्यक रूप से किसान भाई को कोई भी खाद का कट्टा मिलता है वो नई पैकिंग में ही मिलना चाहिए। तो शुरुआत हो चुकी है, आने लग गया है और कुछ जगह अभी आ गया, कुछ जगह अब जैसे जैसे नया नया माल आएगा वो नए बैग ही आएंगे। इसमें जो आपने पूछा कि इनकी पहचान किसान भाई कैसे करेंगे, तो देखो क्या होता है, कट्टे के सबसे ऊपर इस जो आपने यूरिया है या डीएपी है उसको बनाने में कुल लागत कितनी आई, सबसे पहले ऊपर कुल लागत लिखी जाएगी। उसके बाद भारत सरकार इस पर सब्सिडी दे रही है तो वो सब्सिडी लिखी जाएगी, भारत सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी दे है। कट्टे पर एमआरपी लिखी जाएगी, ऊपर जो है वो लिखा जाएगा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना और एक लोगो होगा और उसके ऊपर लिखा रहेगा कि ये यूरिया है या डीएपी है या एमओपी है या एनपीके है। ये 2/3 हिस्सा जो बैग का ऊपर का है उसमें आ जाएगा और नीचे के 1/3 में संस्था जो है वो अपना लोगो लगा सकती है, संस्था का नाम लिख सकती है और नीचे किसान के लिए संदेश लिख सकती है। ये तो पहचानने के चिन्ह हुए। इसके अलावा सरकार ने इनका रंग भी तय कर दिया है। अभी तक हर संस्था अपने अपने उर्वरकों के कट्टे अपनी मर्जी के रंग में लाती थी। अब ऐसा हुआ है कि यूरिया का जो बैग होगा वो किसान भाइयों पीले रंग का होगा, आपका जो डीएपी का बैग होगा वो हल्के हरे रंग का होगा, एनपीके का कट्टा डार्क ग्रीन का होगा, गहरा हरा, और जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है जिसको आप पोटाश भी बोलते हैं वो पिंक कलर का बैग होगा। तो इस तरह से हमारे किसान भाई इनको पहचान सकते हैं। इफ़को हमारे किसानों के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आती है। सर, आप स्वयं इफ़को से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे, इफ़को क्या करने वाली है हमारे किसानों के लिए इस योजना को लेकर? देखो, इफ़को खुद ही चूँकि किसानों की संस्था है तो हम हर उस गतिविधि में जिससे किसानों को और देश को फ़ायदा होता है हम बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। बल्कि इफ़को शुरू से ही खुद इस उसमें पक्ष में थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे ये क्रिस क्रॉस मूवमेंट जिसको बोलते हैं कि कोई खाद यूपी में बन रहा है उसकी सप्लाई राजस्थान में हो, राजस्थान में बन रहा है उसकी सप्लाई मध्य प्रदेश या दूसरे राज्यों में, पंजाब में हो, इसको कम होना चाहिए। इससे देश में खामखा अनावश्यक बोझ बढ़ता है। तो हम खुद तुरंत इस योजना को हमने अपनाना शुरू कर दिया है। इफ़को के द्वारा भी कई जगह जो है नए बैग की सप्लाई आपूर्ति शुरू कर दी गई है, बाकी जगह भी हम शीघ्र ही आपूर्ति शुरू कर देंगे। और हम भी सभी किसान भाइयों से चाहते हैं कि वो इस योजना का बढ़ चढ़ कर भाग लें और इसका लाभ उठाएं। किसान भाइयों, भारत सरकार की अब तक की सबसे बड़ी पहल है ये एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। सर, आपके दृष्टिकोण से ये योजना अन्य योजनाओं से कैसे अलग है और कैसे हमारे किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा देने वाली है? दरअसल इसमें फ़ायदे की हम बात करें तो 2-3 तरह से होता है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो देश को जब फ़ायदा होता है तो पूरे देश के किसानों को भी फ़ायदा होगा।
देश में आज देखो क्या हो रहा है कि उर्वरक जो सब्सिडी है वो 2,20,000 से लेकर 2.5 लाख करोड़ तक के इस साल होने के अनुमान है। ये एक बहुत बड़ी राशि होती है। इतना तो छोटे मोटे देशों का पूरे साल का बजट ही होता होगा। तो ये पैसा राशि हमें बचानी है। तो इसमें जो क्रिस क्रॉस मूवमेंट हो रहा है या किसान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में खर्चा लग रहा है, किसान परेशान हो रहा है, किसान का किराया लग रहा है, इन सब चीज़ों को किसान को फ्री करने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए योजना है। तो किसानों को आर्थिक लाभ भी होगा और उनको जो मानसिक तनाव रहता है एक उर्वरक नहीं मिलने का वो भी दूर होगा, देश को सब्सिडी का लाभ होगा। और दूसरी जो परियोजनाएं होती हैं बेसिकली वो छोटे क्षेत्र के लिए, छोटी अवधि के लिए या कुछ समय विशेष के लिए उद्देश्य को लेकर होती है। ये और भी उनसे विस्तृत है, विस्तार से इसको लागू किया गया, पूरे देश में लागू किया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये जब तक हमारे किसान भाई पूरी तरह जागरूक होकर इस ब्रांड की इसके चक्कर से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक ये परियोजना जारी रहेगी और देश को और किसानों को लाभ देती रहेगी। जी, जैसा कि आपने सब्सिडी की ही बात करी है, तो अब सब्सिडी पर ही मैं आपसे सवाल जानती हूँ। सर, जब खाद और उर्वरक हमारा किसान खरीदने जाता है तो सब्सिडी को वो यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है। इस योजना के अंतर्गत खाद और उर्वरक खरीदने के लिए जाते समय सब्सिडी की क्या भूमिका रहने वाली है? बेसिक रूप से देखें तो सब्सिडी की जो पैटर्न है वो तो वही रहने वाला है। भारत सरकार ने किसानों पर इस योजना के मार्फत किसी तरह का बोझ नहीं डाला है। सिस्टम वही रहेगा कि हम मानते हैं कि डीएपी पे आज की तारीख में लगभग 2,500 रुपये कट्टे की सब्सिडी मिलती है, तो वो 2,500 रुपये कट्टा सब्सिडी जारी रहेगी। किसान को जो 1,350 रुपये में मिल रहा है वो 1,350 में ही मिलेगा। लेकिन जब किसान जिससे ब्रांड के चक्कर से निकल जाएगा, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो उसको आराम से हर खाद उपलब्ध होने लग जाएगा। जैसे यूरिया चाहिए तो उसको भारत यूरिया मिलेगा, वो एक यूरिया की कंपनी का नाम लेके नहीं आएगा, भारत डीएपी, भारत एनपीके, भारत एमओपी। तो ये होगा देश को, अब माने कि यदि 2.5 लाख करोड़ में से 20,000, 30,000 या 50,000 करोड़ की सब्सिडी का लाभ होता है, तो वो भारत सरकार अपनी दूसरी जनहित की जो योजनाएं हैं, जन उपयोगी परियोजनाएं हैं, उनमें लागू करेगी तो किसान भाइयों को और लाभ होगा। हमारे ऐसे बहुत से किसान हैं जिन्हें इन सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होती। पहला कारण तो हुआ अशिक्षा और साथ ही उनमें जागरूकता का अभाव पाया जाता है। तो सर, ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई क्या करें ताकि इन सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें तुरंत मिले और जल्दी मिले? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि सरकार इतनी योजनाएं लागू करती हैं, यदि उसकी जानकारी जो लाभार्थी किसान है उस तक नहीं पहुंचती तो योजना का महत्व ही खत्म हो जाता है। हालांकि मैंने खुद महसूस किया है कि पिछले कुछ सालों में किसानों में जागरूकता बढ़ी है। किसान इंटरनेट की उपलब्धता के कारण सोशल मीडिया पे बढ़ चढ़ के जुड़े हुए हैं, तो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी इस तरह की जानकारी मिल जाती है। फिर भी इसके अलावा भी मैं किसान भाइयों से कहूँगा कि अपने आसपास जो कृषि विभाग से संबंधित, ग्राम पंचायत से संबंधित जितने भी कार्यालय हैं, वहाँ पर भी जितनी भी सरकारी योजनाएं उनकी जानकारी दी जाती है, तो वो वहाँ उनसे लगातार संपर्क में रहें और इंटरनेट का, सोशल मीडिया का उपयोग करते रहें। ऐसे अच्छे ग्रुप से जुड़े हमारे किसान भाई जो उनको ऐसी जानकारी समय समय पर देते रहें। इस योजना से जुड़ने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना होगा? क्योंकि अभी अभी इस योजना का शुभारंभ किया गया है, तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करें सर? कब तक इसके आने की संभावना है? कैसे जुड़े इससे? इस योजना की सुंदरता कहें या ख़ास बात कहें, यही है कि ये बहुत सरल योजना है। इसके लिए हमारे किसान भाई को किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई आवेदन नहीं भरना। उसको सिर्फ उर्वरक वितरक के पास जाना है और उनके पास आजकल जो है पोस मशीन रहती है, पॉइंट ऑफ सेल, जिसमें वो अंगूठा लगाकर, आधार देकर अपना उर्वरक क्रय करता है। यही प्रक्रिया उसको जारी रखनी है। अलग से आपका कहना सही है कि बहुत सारी परियोजनाओं में हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन फार्म भरने पड़ते हैं। किसान भाइयों का ये भी रहता है कि 2-3 बार जाना पड़ता है। तो ये इस योजना में किसान भाई को कोई तकलीफ़ नहीं है। वो आराम से अपने वितरक के पास, ग्राम सेवा सहकारी समिति में जा सकता है और पोस मशीन पर अंगूठा लगा के अपना आधार नंबर दे के इस योजना का लाभ उठा सकता है। सर, जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों को अपनी तरफ से क्या सलाह और क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जागरूक बने, शिक्षा का भी आनंद लें, शिक्षित बने। और शिक्षित का मतलब साक्षर नहीं है, अक्षर पढ़ना आना एक अलग बात है, और खेती की आधुनिक तकनीकों की जानकारी, गंभीर जानकारी, अंदर की जानकारी लेना एक अलग बात है। वो जानकारी लें और जितने भी नई नई तकनीकें आ रही हैं उनको ज़रूर अपनाएं। जैसे मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि डीएपी की बात की, यूरिया पे भी किसान भाई को जो 266 रुपये 50 पैसे जो एमआरपी है उसकी एक कट्टे की, उसकी वास्तविक लागत कहीं अधिक आती है, 1,500 रुपये कट्टा और कई बार तो 2,500 रुपये कट्टे तक। तो किसान भाई नई तकनीक अपनाएं। जैसे इफ़को का नैनो यूरिया आ गया,
तो उसकी लागत बहुत कम है, देश को सब्सिडी की बचत होगी, उससे भूमि की बचत होगी, उर्वरक का खपत कम होगी, तो हमारे को, देश को, किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। तो ऐसी तकनीक जितनी भी नई आती हैं, किसान भाई उनको अपनाएं। मान साहब, आप कार्यक्रम कृषि दर्शन में आए, अपना कीमती समय निकाला, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना पर इतनी ढेरों जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों तक पहुँचाई। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। अभी आप जानकारी ले रहे थे आज के हमारे विशेषज्ञ सुधीर मान से एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के बारे में। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जरूर लाभ देगी। आप इस योजना से जुड़कर जरूर लाभ प्राप्त करेंगे। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि कृषि जगत में होने वाली वो तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचाएँ जिससे आपका विकास हो। लेकिन कृषि से जुड़ा कोई प्रश्न आपके मन में रह गया है तो आप हमें पत्र और ईमेल के माध्यम से ज़रूर बताएं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।